नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज 2 जनवरी है। 18 दिन बाद 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका की कमान संभालने वाले हैं। लेकिन 18 दिन पहले ही जिस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है, 4 अलग-अलग जगहों पर 4 बड़ी घटनाएं अमेरिका में पिछले 24 घंटे के भीतर हुई हैं। ताजा घटना न्यूयॉर्क के नाइट क्लब की है, जहां अंधाधुंध फायरिंग हुई है, जिसमें 11 लोग मारे गए हैं। जाहिर है कई घायल हुए होंगे। और शुरुआत कहां से हुई थी? न्यू ऑरलियंस में एक ट्रक भीड़ के ऊपर चढ़ा दिया गया, जिसमें 15 लोगों के अब तक मरने की खबर है और अनेक घायल हैं। और जाहिर है ये एक आतंकी हमला है, सोचा विचारा एक उनका तरीका है। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कब-कब पश्चिमी देशों में इस तरह भीड़ पर जश्न मनाते हुए लोगों पर ट्रक या भारी वाहन चढ़ाए गए हैं, उनको कुचला गया है। लॉस वेगास में एक तीसरी घटना हुई है, जहां डोनाल्ड ट्रंप के होटल के बाहर एलन मस्क, जो उनके इस बार के सबसे करीबी सहयोगी हैं, उनकी टेस्ला कंपनी की एक गाड़ी है, उसमें विस्फोट किया गया है। तो क्या ये कोई संदेश और संकेत है? यानी गाड़ी चुनी गई मस्क की टेस्ला कंपनी की और विस्फोट किया गया ट्रंप के होटल के बाहर। और जो चौथी घटना है वो होनोलुलु की है। एक आवास में, एक मकान में हमला ब्लास्ट हुआ है। 3 लोगों के मरने की सूचना है। अभी इसको लेकर के संदेह है कि ये विस्फोट भी साजिशन आतंकवादियों के लिए के द्वारा किया गया है या ये अलग तरह की घटना है। लेकिन पिछले 24 घंटे में चौथी घटना ये है, जो न्यूयॉर्क में नाइट क्लब में 11 लोग मारे गए हैं। मेरे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, घूमता आईना चैनल के ऑनर एडिटर अनुपम मिश्रा। तो अनुपम जी को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनुपम जी, बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर। अनुपम जी, अमेरिका में हो क्या रहा है? अब अमेरिका में क्या हो रहा है, आ, मतलब आप देखें इसको कि दशकों तक भारत पश्चिमी देशों को वार्न करता रहा कि देखें साहब, इस्लामिक टेररिज्म क्या होता है और हम उसको झेल रहे हैं, कश्मीर में झेल रहे हैं, अक्रॉस द बॉर्डर झेल रहे हैं, विद इन द कंट्री झेल रहे हैं। लेकिन पश्चिमी देशों ने इस पे ध्यान नहीं दिया। फिर जब उनका 9/11 हो गया तो उनको जैसे एकदम उनकी नींद टूटी कि साहब ये भी हमारे साथ भी हो सकता है। अब तक उन्हें लगता था कि ये सब केवल भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान में ही होगा, हम तो सेफ हैं, हम तो बहुत दूर हैं। तो देखिए, इसको इस तरह समझिए कि जिस शख्स ने कल कार दौड़ाई है, जिसमें शायद अब 15-16 लोग मर गए हैं, 35-40 लोग घायल हुए हैं न्यू ऑरलियंस में, उसका नाम है शमसुद्दीन जब्बर। शमसुद्दीन जब्बर ऐसा नहीं है कि बाहर से आया वो शरणार्थी है, ऐसा नहीं है कि वो बिग ब्रेन वॉश्ड आदमी बाहर से आके उसने ऐसा कर दिया। शमसुद्दीन जब्बर पैदा हुआ अमेरिका में, टेक्सास में, बॉर्न एंड ब्रेड इन अमेरिका। अमेरिका में पैदा हुआ, अमेरिका में शिक्षा हुई, फिर अमेरिकी फौज का हिस्सा रहा, यूएस आर्मी का हिस्सा रहा। और सोचिए, जो आदमी पैदाइशी अमेरिकी है, उसके दिमाग में क्या फितूर है कि उसने इतना बड़ा कांड कर डाला और उसकी गाड़ी से आईएसआईएस फ्लैग बरामद हुआ। आप सोचिए, इसके बाद भी इनका डिनायल नहीं जाता। न्यू ऑर्लियंस के मेयर ने इसको एक आतंकी अटैक कहा और तुरंत एफबीआई का बयान आ गया कि आतंकी हमला नहीं है। वो तो जब बाद में आईएसआईएस फ्लैग भी बरामद हो गया, जो बाइडेन का भी बयान आ गया,
लेकिन पहले उन्होंने इस पे भी पर्दा डालने का प्रयास किया। तो यहां एक शख्स है जो कि दूसरी पुश्त का अमरीकी है। उसके माँ बाप पहले आए, यहाँ पे अमरीकी सिटीजनशिप उनकी हो गई, नागरिकता हो गई। फिर ये हुआ, इसने अमेरिका में पढ़ाई की, लिखाई की, अमेरिकन वैल्यूज को समझा, उसके बाद अमेरिकन फौज का हिस्सा बना, और उसके बाद उसने अमेरिका के खिलाफ ये किया। आप जर्मनी चले जाइए, जर्मनी में जो शख्स था, ऐसा नहीं है कि वो तुरंत तुरंत जर्मनी आया था। जिसने जर्मनी में एक कार दौड़ाई थी क्रिसमस वाले सेलिब्रेशन में, मैग्डेबर्ग में, तो वो भी सोचे साहब 12 साल से जर्मनी में रह रहा था। और ऐसा जो कह देते हैं ना कि आतंकवाद तो अशिक्षा का कारण है, जाहिली का रीजन नहीं, डॉक्टर था साहब, प्रॉपर डॉक्टर था। और सोचे कि उसने ये कांड कर दिया जर्मनी में। सऊदी अरब में उसको मौत की सजा मिलती, वहां से भाग के आया। जर्मनी ने उसको पनाह दी, जर्मनी ने उसको जगह दी, जर्मनी में उसने अपना मेडिकल प्रैक्टिस फिर से शुरू किया। 12 साल बाद रहने के बाद उसने जर्मनी में ये कांड कर डाला। आप सोचिए ये किस, और ये भी नहीं, इसके पहले भी आपको याद है कि जर्मनी में ही 2016 में 19 दिसंबर में बर्लिन में भी यही कांड हुआ था। एक इस्लामिक चरमपंथी ने क्रिसमस वाले बाजार में पूरा ट्रक दौड़ा दिया था, तब करीब 13-14 लोग मारे गए थे, 40-50-60 लोग घायल हो गए थे। तो ये घटनाएं बढ़ती चली आ रही लगातार। अब एक इनका माध्यम एक और हो गया है। उन्होंने कहा कि साहब पिस्तौल बम छोड़ो, किसी ना किसी व्हीकल को उठा लो। उन्होंने क्या किया, कहीं हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया और ले जाके बिल्डिंग में घुसेड़ दिया, कहीं कार को ले जाके भीड़ में घुसेड़ दिया, कहीं ट्रक को ले जाके भीड़ में घुसेड़ दिया, नाइट क्लब में फायरिंग हो गई। आपने ये देखा, ये ट्रम्प टावर के सामने जो टेस्ला कार में विस्फोट हुआ। तो बात यह है कि आपको खतरा समझ में आ रहा है। वो जो हम दशकों से कह रहे थे, आपकी आंख तो खुली है, लेकिन अभी भी आपका दिमाग नहीं खुल रहा है। अभी भी आप इस सबको इस्लामोफोबिया कहते हैं, अभी भी आप इन चीजों को कवर करने की कोशिश करते हैं, अभी भी आप इन चीजों को ढकने का प्रयास करते हैं। ब्रिटेन में देख लीजिए, ग्रूमिंग गैंग, आज वहां सबसे बड़ा बयान यही चल रहा है कि साहब 10 साल तक 12-12 13-13 साल की ब्रिटिश लड़कियों का यौन शोषण होता रहा, जिसकी जानकारी पूरे पुलिस और पूरे प्रशासन को थी, पर उन्होंने कार्रवाई सिर्फ इसलिए नहीं की। और ये ऐसा कोई कयास नहीं है, ये उन्होंने बयान दिया है इंक्वायरी में कि साहब हमने कार्रवाई इसलिए नहीं की कि हमारे ऊपर आरोप लग जाता है इस्लामोफोबिया का, क्योंकि वो करने वाले सब के सब मुस्लिम थे और ज्यादा पाकिस्तान के थे। तो एक आपने, अच्छा ये भी एक बड़ी मजेदार बात है कि साहब अमेरिका में हमला हो रहा है, ईसाई त्योहारों पे हमला हो रहा है, करने वाले मुसलमान हैं, और कल रात से टाइम्स स्क्वायर पे प्रदर्शन चल रहा है यहूदियों के खिलाफ। आप सोच कर देखें, ईसाई त्योहारों पर हमला हो रहा है, करने वाले मुस्लिम हैं, और टाइम्स स्क्वायर पे जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है इसराइल के खिलाफ। मतलब सफर कोई और कर रहा है, मार कोई और हो रहा है, दोष आप ले दे के फिर वही यहूदियों का, जायनिस्ट, इजरायलीज, ज्यूज, सारी सारी चीजें वही। तो मेरा अपना मानना है कि सिर्फ आंख खुलने से पर्याप्त नहीं होगा, जहन भी खुलना होगा, दिमाग भी खुलना होगा, डिनायल से बाहर आना पड़ेगा। इस बात को समझना पड़ेगा कि साहब आप इसको पॉलिटिकली करेक्ट होके, एक जो लिबरल इनकी फिलॉसफी है कि पॉलिटिकल करेक्शन, कोई ऐसी बात मत कहो जो खराब लग जाए। अरे जो गलत को गलत ना कहना, फिर तो दिक्कत है ओकार सर। और इसी इसी फिलॉसफी से हमने भारत में इस स्थितियों को बहुत खराब कर लिया, और इसी फिलॉसफी से यूरोप में और अमेरिका में भी बुरा हाल हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा आपको एक रिस्पॉन्स भी नजर आ रहा है कि पूरी दुनिया में इसके खिलाफ एक राइट विंग उभर के आ रहा है। उत्तर प्रदेश, आपने भारत में देखा कि 10 साल से भाजपा की सरकार है। इटली से लेके आप यहां तक कि इटली से लेके जर्मनी से लेके फ्रांस से लेके हर जगह राइट विंग फोर्सेस सामने आ रही हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार जीत के आ गए हैं अपनी तमाम मुश्किलात के बावजूद। और तो और जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वहां पे भी राइट विंग सर उठा रहा है। आपने कल देखा स्विट्जरलैंड जैसा देश, स्विट्जरलैंड जो कि मतलब एकदम केवल टूरिज्म और घूमने और शांति के लिए जाना चाहता है, कल उसने बुरके पे ना सिर्फ बैन किया बल्कि हैवी फाइन भी लगाया कि बुरका नहीं चलने देंगे, आतंकवाद नहीं चलने देंगे। तो बहुत देर से आप जागे हैं, और लेकिन आंखें खुली हैं, जहन अभी भी नहीं खुला है ओकार सर।
अभी आप जो जिक्र कर रहे थे कि इन्होंने एक नया तरीका चुना है, व्हीकल के जरिए लोगों के ऊपर चढ़ा दो, दहशत फैलाओ, लोगों को मार डालो और अपने भीतर का गुस्सा उन पर निकालो। मुझे नहीं पता कि ये गुस्सा किस चीज का है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे हम। गुस्सा है या कुछ और है, या जिहाद ही है एक तरह का। ये कुछ घटनाएं हैं साहब, मुझे ये इस हैंडल से मिली हैं। लिस्ट ऑफ इस्लामिस्ट कार रेविंग अटैक्स इन द वेस्ट, 2016, 2016, 2017, 2017, 17, 17, 17। और ये आप देखिए, 86 मारे गए, 12 मारे गए। ये अलग अलग जगहों की हैं। और बर्लिन है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, फिर स्टॉकहोम है, बार्सिलोना है। तो ये 13 मरे, 5 मरे, 5 मरे, 8 मरे, 8 मरे, 12 मरे, 86 मरे। ये इनके लिए बिल्कुल दाएं बाएं हाथ का खेल हो गया है, एक मजाक हो गया है, क्रूर मजाक हो गया है। तो ये है क्या, इनके दिमाग में है क्या ये? देखिए, उनके दिमाग में जो है वो है। बड़ी बात ये है कि इनको रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है। वो तो चलिए एक जिहादी मानसिकता से हैं। बहुत बचपन से उनके अंदर ये बात भर दी जाती है, एक विक्टिम मेंटालिटी मदरसों में। इसलिए मदरसों का बंद होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि 70 लाख बच्चों का मामला था कितना। और उसको सरकार कह रही थी कि साहब, हम मदरसों को प्रॉपर पब्लिक स्कूल में पढ़ाएंगे इन बच्चों को। पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, उन्होंने कहा नहीं, मदरसे बने रहने। तो मदरसों में बच्चों के अंदर बहुत कम उम्र में एक ये फीलिंग भरी जाती है कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, और तुम इस्लाम के योद्धा हो, और तुम जो इस्लाम इस्लाम के सिपाही हो, तुम जिहादी हो। तुमको ये करना है, तुमको वो करना है। मनगढ़ंत बातें सुनाई जाती हैं विक्टिमहुड की, मनगढ़ंत किस्से सुनाए जाते हैं। तो एक एक अभी तक उससे पूरी दुनिया में कोई निजात नहीं मिली। आप देखें, बीबीसी ने कितने जैसे कि स्टिंग ऑपरेशन किए हैं। सरकारी पैसे से लंदन में स्कूल चल रहे हैं, मुस्लिम स्कूल। और उन बच्चों को सिखाया जा रहा है कि ईसाई सुअर होते हैं, तुम्हें इनको मानना चाहिए। ज्यू सुअर होते हैं, तुम्हें इनको मानना चाहिए। तो आप सरकारी पैसे से लंदन में मुस्लिम स्कूल चला के उनको वहीं के लोगों को मारने के लिए उकसा रहे हैं, समझा रहे हैं। पर सवाल ये है कि रिस्पॉन्स कैसे आएगा। रिस्पॉन्स आप देखिए, जब कार सेवकों को गोधरा में जिंदा जला के मार दिया, तो लालू यादव ने उसका रिस्पॉन्स क्या दिया कि ये तो आरएसएस वालों का काम है। वो तो खुद ही अपनी आग में जल गए। दिग्विजय सिंह ने, राहुल गांधी ने जाके उस समय अमेरिकन डिप्लोमेट को क्या बताया, अमेरिकन एम्बेसडर से क्या कहा? कहा इस्लामी आतंक नाम की कोई चीज नहीं, भगवा आतंक है। तो आंखें तो सब जगह बंद है ना। आंखें तो सब जगह बंद है। राहुल गांधी ने अपनी दादी को सिख आतंकवादियों के आगे खोया, और वो आज उन्हीं को सपोर्ट करते नजर आते हैं। इसको क्या कहा गया? तो मेरा अपना मानना है कि जो भी भस्मासुर बनाएगा, वो आगे पीछे भस्मासुर का ही शिकार होगा। लेकिन इसके बाद भी इतिहास से अगर हम कुछ सीखते हैं तो ये सीखते हैं कि हम कुछ नहीं सीखते। आप बताएं। ये और अच्छा, एक और भी इसके पीछे हिस्टोरिकल रीजंस भी रहे हैं कि साहब 600 साल तक का वो ऑटोमन एम्पायर रहा, 800 साल तक का ये मुगल एम्पायर रहा। तो अब वो सब खत्म हो गया, तो उसके कुछ सच कुछ गलत किस्से बनाकर कि साहब तुम तो पैदा ही हुए हो शासन करने के लिए, तुम तो हुकूमत करने के लिए पैदा, तुम मुसलमान हो, तुम हुकूमत करने के लिए पैदा हुए हो, और पूरी दुनिया तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रही है, आप उनके अंदर विक्टिमहुड भर रहे हैं। तो ये तो उनका पक्ष हो गया। लेकिन जिनके साथ गलत हो रहा है, वो अपनी आंखें, अपना जहन नहीं खोल रहे हैं, ये बड़ी बात है। और इसको देखने के लिए हमको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, हमको यूरोप जाने की जरूरत नहीं है। आप भारत में देख सकते अनुपम जी, आपने एक बात ये कही थी कि इन हरकतों, इन घटनाओं और जो नरसंहार हो रहे हैं जगह जगह, इनका नतीजा अब पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। जो राष्ट्रवादी सरकारें हैं वो सत्ताओं में आ रही हैं। जब आप ये बात कह रहे थे तो मुझे एक घटना याद आ गई। दार्जिलिंग से एक कॉल आई थी जून में पिछले साल जून में। और उनकी कॉल मेरे पास आती रहती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी वो मुझे देते रहते हैं।
और उनका अध्ययन भी बड़ा गूढ़ है। उनका कहना यह था कि साहब 2027 आते आते आप इस पूरी दुनिया की जितनी राष्ट्रवादी ताकतें हैं, जो राष्ट्र प्रमुख की हैसियत रखते हैं इस समय, या अभी जो और आने वाले हैं, होने वाले हैं, वो सब एकजुट होकर के इस इस्लामिक टेररिज्म को बढ़ावा देने वाली ताकतों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई छेड़ेंगे, और हो सकता है वो तीसरा विश्व युद्ध की शक्ल भी ले ले। तो हम कई जगह तो इसे होते हुए अभी भी देख रहे हैं। जिस तरह का इलाज इजराइल कर रहा है, उस तरह का इलाज तो बाकी शक्तियां भी कर सकती हैं। उनके पास भी हथियार भी हैं, जज्बा भी है, सारी चीजें हैं। आप ऐसी कोई संभावना देख रहे हैं क्या कि ये अगले 1-1.5 साल में ऐसी स्थितियां निर्मित कर दें विश्व में कि जितनी भी ताकतें हैं वो सब एकजुट होकर के एक निर्णायक युद्ध छेड़ें ऐसी शैतानी ताकतों के खिलाफ? साहब हो तो पहले से रहा है ना। आप देखें, एक तरफ आपको ईरान नजर आता है, आपको ईरान के साथ यमन नजर आता है, हिजबुल्ला नजर आता है, हमास नजर आता है, किसी हद तक उन्हें तुर्की का समर्थन भी नजर आता है। दूसरी तरफ आपको नजर आता है अमेरिका नजर आता है, पूरा पश्चिमी जगत नजर आता है। पिछले 50-60 साल से मध्य पूर्व में एक दिन के लिए शांति नहीं रही। युद्ध तो एक लगातार चल रहा है, रुका कब है युद्ध? युद्ध तो लगातार चल रहा है। लेकिन दिक्कत यह है पश्चिमी जगत के साथ कि जब वो एक युद्ध जीतते हैं तो दूसरा भस्मासुर पैदा कर देते हैं। उन्होंने इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखा। वो आप देखें, उन्होंने रशा को पीछे करने के लिए अफगानिस्तान में तालिबान बना दिया। बाद में उसी तालिबान की बैकिंग से आपके यहाँ 9/11 हो गया। आप अभी देखें कि जो एचटीएस करके आतंकी जो गुट है जिसने सीरिया पर कब्जा किया है और जिसका नेता जुलानी है, उस जुलानी पे $1 करोड़ का अमेरिका ने इनाम रखा था। आज अमेरिका ने वो इनाम भी हटा लिया और जो उसका आतंकवादी संगठन है उसको आतंकवाद की सूची से भी बाहर कर दिया। अमेरिका ने भी कर दिया, ब्रिटेन ने भी कर दिया, यूरोप ने। तो कल के आतंकी आज आपके दोस्त हो गए। तो जब तक आप इतना शॉर्ट टर्म खेल खेलेंगे कि अभी तुम आतंकियों से दोस्ती कर लो, बाकी में देखा जाएगा। जब तक आपके दिमाग में इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, गुड तालिबान बैड तालिबान, तो जब तक आप इस तरह की हरकतें करते रहेंगे, इसके लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी चाहिए। जहां तक युद्ध की बात है, मुझे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी आप मान के चले 1945 के बाद अभी तक आप 75 सालों में, मुझे तो लगता ही नहीं कि युद्ध एक दिन के लिए भी रुका हो। युद्ध तो लगातार चल रहा है और एक ही इलाके में चल रहा है। आप देखें, युद्ध जो चल रहा है वो ज्यादातर मुस्लिम इलाके में ही चल रहा है। इसके अलावा भी युद्ध हुए हैं, वियतनाम वॉर हुआ है, आपने देखा है, कोरिया वॉर हुआ है, आपने देखा अभी यूक्रेन में चल रहा है। लेकिन बाकी जगह तो जो युद्ध होते हैं समय समय पे होते हैं। लेकिन जो मुस्लिम एरिया से, जो इस्लामी मुल्क हैं, वहां युद्ध है कि खत्म ही नहीं हो रहा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह कि जब बाहर से युद्ध नहीं होता तो अंदरूनी क्रांति होने लगती है। आपने देखा, ईरान देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, आप सीरिया देख लीजिए, आप पूरा मिडिल ईस्ट देख लीजिए, तो अंदरूनी क्रांति आप चलती रहती है। इजिप्ट देख लीजिए। तो ये इन 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 देशों में बिल्कुल भी शांति रही कब? जिस जिस तीसरे विश्व युद्ध की आप बात कर रहे हैं, वो तो दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते ही शुरू हो गया था, जबकि अरब के सारे मुल्कों ने मिलकर इसराइल पे हमला कर दिया था। तो तुरंत 1948 में मुल्क बना और आपने हमला कर दिया। तो वो तो तभी से शुरू हो गया था, उसमें रुकावट कहाँ आई थी? लेकिन मेरा अपना मानना है कि इसको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के रूप में आपको देखना होगा। आप आज देखिए, तालिबान अमेरिका ने बनाया, पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म अमेरिका ने फैलाया। मतलब एक्सट्रीमिस्ट तो हमेशा से थे, पर उनको पनाह आपने दिया, उनको हथियार आपने दिए। और इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको देखना हो तो आप बांग्लादेश में देख लिए। बांग्लादेश में आपने एक और बस बना के खड़ा कर दिया। वहां पे जमाते इस्लामी को सरकार दे दिया आपने, मोहम्मद यूनुस को कठपुतली बना के बैठा दिया। और देख लीजिए, सीरिया में आपने जिसको आतंकवादी बता के 1 करोड़ का इनाम रखा था, आज उसी को आपने सीरिया का बादशाह मान लिया। तो ये एक जो अमेरिका की जो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है, ये कभी लंबा खेल नहीं खेल रहे हैं। और इसकी वजह से, अच्छा, इसका भी कारण है भाई, उनके पास जो एक हथियारों की एक इंडस्ट्री, जो हथियारों की लॉबी है,
वो अमेरिका में सबसे ज्यादा पैसे वाली लॉबी है। उसको चाहिए कि पूरी दुनिया में युद्ध चलता रहे, क्योंकि अगर वो रुक जाएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। आप कैनेडी की हत्या देख लीजिए, कैनेडी की हत्या के बाद अमेरिका ने कैसे दुनिया भर में युद्ध फैलाया आप खुद देख लीजिए, क्योंकि कैनेडी उस युद्ध को खत्म करने की बात करता था। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप युद्धों को खत्म करने की बात करते हैं। जॉर्ज बुश, बराक ओबामा के समय आप देख लीजिए वैश्विक युद्ध किस तरह फैले और किस तरह पूरी दुनिया में छा गए हैं। तो ये उनका अपना उनकी एक बिजनेस कंपल्शन भी। अच्छा, अफ्रीका में देख लीजिए, एक के बाद एक सारे अफ्रीकन मुल्कों में डिक्टेटर बैठे हुए हैं, वो डिक्टेटर जीतते हैं। सऊदी अरब जैसे मुल्कों ने इनसे कितने हथियार, कितने हवाई जहाज खरीदे। तो उनकी एक हथियारों की एक लॉबी है, उसको भी तो थ्राइव करना है भाई। किसी भी राष्ट्रपति चुनाव में सबसे ज्यादा चंदा वहीं से आता है। तो जितने भी राष्ट्रपति आते हैं कहीं ना कहीं ये जो आर्म्स लॉबी है इसके प्रति भी कमिटेड रहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये ट्रंप के खिलाफ है जो भी कुछ हो रहा है इस समय? ट्रंप को ये नहीं चाहते थे कि सेकंड टर्म मिले, यानी एक टर्म तो उनको मिल गया था, लेकिन फिर बीच में बाइडन आ गए थे, अब फिर से रिपब्लिकन आ रहे हैं। तो जो ताकतें नहीं चाहती थी कि ट्रंप आए वापस, वो बौखला गई हैं। ये उनकी हरकत है। और अगले 4 साल ट्रंप के लिए किस तरह की चुनौतियां लेकर के आ रहे हैं, और क्या वो डीप स्टेट को खत्म कर पाएंगे, युद्ध रुकवा पाएंगे? नहीं, देखिए वो तो बहुत साफ है कि जो बाइडेन जाते जाते डेमोक्रेट्स इतना रायता फैला देना चाहते हैं कि ट्रंप से 4 साल में समेटना मुश्किल हो जाए। आप देखिए, जाते जाते उन्होंने यूक्रेन का सारा कर्जा माफ कर दिया, जाते जाते उन्होंने यूक्रेन को और हथियार सौंप दिए, जाते जाते उन्होंने यूक्रेन से कह दिया कि हमारी लंबी दूरी की मिसाइल जिसपे अब तक रोक थी कि आप रशिया के अंदर नहीं मारेंगे, आपने वो रोक भी हटा ली। आप जाते जाते रशिया यूक्रेन को और भड़का रहे हैं, उनको और हथियार देने की बात कर रहे हैं। आपने बांग्लादेश में रायता फैला दिया। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जब इस समय अमेरिका पहुंचे हैं तो वॉशिंगटन पोस्ट स्टोरी पे स्टोरी लगा रहा है कि भारत जो है रॉ के जरिए पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हत्याएं करा रहा है। भारत रॉ के जरिए मालदीव में राष्ट्रपति मुइज्जो की सरकार पलटने की कोशिश कर रहा है। और वो पूरी की पूरी रिपोर्टिंग आप देखिए, सीआईए इतना डिटेल। तो आप, इनका पूरा ही मानना है कि भाई ट्रंप कहते हैं हमारे भारत से बहुत अच्छे रिश्ते, हम इतना रायता इतना खराब कर देंगे कि ट्रंप को 4 साल वो रिश्ते ठीक करने में लग जाए। ट्रंप कहते हैं हमारे पुतिन से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो हम यूक्रेन को इतना उकसा देंगे। अभी देखिए यूक्रेन ने कल गैस गैस रोक दिया रशिया की पूरी उठाकर। तो ये, अच्छा, ये मुझको तो समझ में बाहर है। मैं तो दुनिया में और तो मैं कहीं जानता नहीं, हो सकता है और भी जगह हो। पर एक आदमी चुनाव हारने के बाद भी अगर 3 महीने उसको शासन करने के दिए जाते हैं तो मेरी समझ में ये लोकतंत्र का माहौल है। क्योंकि अगर वो जान गया मैं चुनाव हार गया हूं तो आने वाले के राह में इतने कांटे बोने का प्रयास करता है। और नॉर्मली इतना होता नहीं जितना जो बाइडेन इस बार कर रहे हैं। अब आते हैं अपने पड़ोसी वाले मुद्दे पर, जिसकी आपने अभी चर्चा भी की है, बांग्लादेश। मैं साहब अब ये खबर देख रहा था, 2004 के ग्रेनेड हत्याकांड मामले में फांसी की सजा पाने वाले बीएनपी के उपाध्यक्ष अब्दुस सलाम पिंटू को जमानत मिल जाती है। यूनुस के कार्यकाल में उल्फा प्रमुख आतंकवादी परेश बरुआ की मौत की सजा माफ कर दी जाती है। ब्लॉगर राजीव हैदर हत्याकांड में अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के प्रमुख जसीमुद्दीन रहमानी को जमानत मिल जाती है। लेकिन चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका फिर से खारिज कर दी जाती है। ये सब क्या है, और क्या यूनुस के वहां रहते कभी न्याय हो पाएगा हिंदू संत को के पक्ष में? और जो भी हिंदुओं का वहां पर कत्लो गारत हो रहा है वो तो हमारे आपके सबके सामने है ही। देखिए, मोहम्मद यूनुस की सरकार तो न्याय का दावा भी नहीं करती, न्याय का नाटक भी नहीं करती ना। वहां तो जो हो रहा है सबके सामने हो रहा है। और आप तो जमानत की बात कर रहे हैं, वहां तो उन्होंने तमाम लोगों की सजाएं माफ कर दी हैं। जमाते इस्लामी के तमाम हत्यारों को छोड़ दिया है, टेररिस्ट को छोड़ दिया है। वो तो एकदम अपने देश में आग लगाने पर आमादा है। मतलब ये तो एक कमाल की बात है। पाकिस्तान पहले ये काम करता था कि अपने सिर पे पिस्तौल लगा के लोग दुनिया को ब्लैकमेल करता था, बांग्लादेश वही काम कर रहा है।
और तो और वहां पे भारत विरोध के अंदाज देखिए, वो ऐसा नहीं है, बहुत कुछ वहां पे हो रहा है। जिस बीएनपी का आप जिक्र कर रहे हैं, जो खालदा जिया की पार्टी है, उसने जमाते इस्लामी पे कल आरोप लगाया है कि वो भारत से गुप्त समझौता कर चुकी है, और इसके चलते वो भारत विरोध से पीछे हट रही है। मतलब वो इस समय जमाते इस्लामी और बीएनपी में इस बात की होड़ लगी है कि कौन हिंदुओं का और भारतीयों का, इंडिया का कौन ज्यादा विरोधी हो सकता है। मोइजू को आपने देखा, उन्होंने मालदीव चुनाव ही सिर्फ एक नारे पे जीता, इंडिया आउट। और और तो और आप देखें, नेपाल में आपके जो एक दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र था, वो भी जब से कम्युनिस्ट हो गया है तब से एंटी इंडिया उसका स्टैंड आ गया है, पूरा उसका एंटी इंडिया स्टैंड भी हो गया है। आप वो लगातार भारत का विरोध करता है, वो तो अपने जो नोट पे जो नक्शा छाप रहा है उसमें भारत के इलाके दिखा रहा है। इसीलिए पहली बार उनका नोट हमारे यहाँ ना छप के चीन के यहाँ छप रहा है। वो देश जिनके राष्ट्रपति, जिनके राष्ट्राध्यक्ष, जिनके प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद पहले भारत आते थे, अब वो चीन आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत जमाने से चल रहा है, और इस इलाके में पावर बैलेंस फ्लक्चुएट करता रहता है, और वो आप देखने में आ रहा है। लेकिन एक बात तय है कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, कोई ये सुविचारित, कोई सोच समझ के नहीं हो रहा है। ये इतिहास गवाह है कि इस्लामी मुल्कों में जब क्रांति हुई है तो वो एकदम विस्फोट की तरह होता है, उसमें कोई बहुत लॉजिक नजर आपको नहीं आता। और इसीलिए मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया में इस्लामी देश वहीं शांत है जहां पे एक डिक्टेटर बैठा है, या फिर एक राजशाही जहां पे एक राजा बादशाह डिक्टेटर बैठा है, वही चल रहा है। जब तक पाकिस्तान में जिया उल हक या मुशर्रफ थे, वो इतना पागल नहीं। जब से मुशर्रफ हट गए, देखिए पूरे पाकिस्तान में आग लग गई। जब से आपने देखा है कि बांग्लादेश में आप कहते हैं कि शेख हसीना बहुत डिक्टेटर की तरह काम कर रही थी, हमने मान लिया, लेकिन जब शेख हसीना हट गई तो देखिए पूरे देश में आग लगी हुई है। इसी तरह आपने अरब स्प्रिंग्स देखा था, वहां आपने इजिप्ट में देखा था, आपने इजिप्ट में देखा था कि किस तरह एक एक ये क्या नाम है, मुस्लिम ब्रदरहुड का आदमी वहां पे सत्ता में आ गया था, और उसने क्या क्या करा था। उसके बाद जनरल सिसी ने वहां डिक्टेटरशिप लागू कर दी। तो जहां इस्लामी मुल्क हैं, क्योंकि इसका बेसिक फंडा समझ लें कि इस्लाम और डेमोक्रेसी आपस में कंपैटिबल नहीं है। इस्लामी जो विचारधारा है वो लोकतंत्र के साथ सहज नहीं है, वो उसका कोई आपस में मैच नहीं है। इसलिए दुनिया में इस्लामी मुल्क वही शांत है जहां पे डिक्टेटरशिप है या राजशाही है, बादशाह बैठा हुआ है। जहां पे भी आप लोकतंत्र लेके आएंगे वहां ऐसे ही तमाशा होगा। और इसको यकीन रखें कि जो पागलपन आप बांग्लादेश में देख रहे हैं वो सुविचारित नहीं है, किसी सोच के तहत नहीं है, किसी स्ट्रैटेजी के तहत नहीं है। एक स्ट्रैटेजी के तहत अमेरिका वहां पे इनको ले जरूर आया है, लेकिन अब जो वहां हो रहा है कि आपको लगता है अमेरिका भी उसको कंट्रोल कर पाएगा। आपको याद होगा कि जिमी कार्टर ने शाह रजा पहलवी को 1979 में हटा के खुमैनी को लादा था ईरान पे। आज तक ईरानियंस उनको, जिमी कार्टर को इसके लिए कोसते हैं, अभी जिनकी डेथ हुई 2 दिन पहले, जो अमेरिकन राष्ट्रपति थे। और फिर वो बवाल हुआ कि जिमी कार्टर, मतलब अमेरिका में 45-46 राष्ट्रपति हुए हैं, उसमें केवल 9 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिनको दूसरा टर्म नहीं मिला। जिमी कार्टर को दूसरा टर्म सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपने खुमैनी को ईरान में 1979 में लाद तो दिया, पर उसके बाद जो खुमैनी के आने के बाद वहां जो नंगा नाच हुआ और जो जिहादी नाच हुआ, उसके लिए अमेरिकी जनता ने जिमी कार्टर को माफ नहीं किया। तो आप भामाशाह क्रिएट, आप सॉरी आप भस्मा भस्मासुर क्रिएट कर सकते हैं, आप भस्मासुर को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये मोटी सी बात अमरीकी अभी तक समझ नहीं पाए। और ऐसा नहीं है कि गलती सिर्फ अमरीकियों ने की है, सबने की है। राजीव गांधी ने एक जमाने में एलटीटी और उसको प्रभाकरण को बनाया था, बाद में उन्हीं लोगों ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। इंदिरा गांधी ने एक जमाने में भिंडरावाले को बनाया था, बाद में उसी विचारधारा के लोगों ने इंदिरा की हत्या कर दी। तो आप जब भस्मासुर बनाएंगे उसकी कीमत चुकाएंगे। और जैसा कि मैं कह रहा था कि चाहे भारत हो, चाहे एशिया हो, चाहे यूएस हो, चाहे यूरोप हो, हम इतिहास से कुछ सीखते हुए नजर नहीं आते। आपको लगता है कि ट्रंप के पदभार संभालने के बाद कुछ परिवर्तन हो पाएंगे? जिस तरह की बात उन्होंने कही भी थी कि मैं हिंदुओं को बहुत प्यार करता हूं और कोशिश करूंगा कि कहीं भी हिंदुओं के साथ ज्यादती ना हो, उनके साथ अनजस्टिस ना हो, या क्या ये करेंगे बातें ट्रंप? सिर्फ कहने के लिए है, समझाने के लिए है, जब करने की बात आएगी तो सिवाय इसके ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? जो आप पूछ रहे हैं
क्या यूनुस को हटा पाएंगे? वहां पर मैं एक चुनी हुई सरकार को जो अपदस्थ किया है उसको वापस ला पाएंगे? देखिए, क्या करेंगे? आप यूनुस को हटा देंगे, आप यूनुस पे दबाव डाल देंगे, यूनुस को अपने हिसाब से चला लेंगे। सवाल कुछ और है ओंकार सर। क्या यूनुस, बांग्लादेश में जो आग लग चुकी है उसको मोहम्मद यूनुस कंट्रोल कर सकते हैं क्या? अगर फर्ज कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यूनुस उनके हिसाब से चलने लगे, या फिर यूनुस को हटा के आप वहां कोई दूसरी कठपुतली बैठा दे, पर जो आग लग चुकी है उसको क्या एक आदमी कंट्रोल कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो डिक्टेटर्स जो लदे हुए रहते हैं इस्लामी मुल्कों पे, वो ही बेहतर रहते हैं, क्योंकि इनके हटते ही जो आग लगती है वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती है। अमेरिका ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि इस आग को भड़काए ना। अमेरिका ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि यूनुस को डांटे। आपको लगता है कि बांग्लादेश के जो हालात है वो यूनुस के कंट्रोल में है? आपको लगता है बांग्लादेश में जो हो रहा है वो किसी के कंट्रोल में? बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुपम जी। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और एक दर्शक का सुझाव आया है, इसको मैं पढ़ ही देता हूँ। ये कौन है? वेंकटा नरसिम्हन। मैं बार बार आपको बहुत प्यार से एडवाइस दे रहा हूँ, रुक रुक के धीरे धीरे फुर्सत में टॉपिक को बताना, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। लोग आपके चैनल पर टाइम और पैसा स्पेंड करते हैं, ऐसे में अच्छे आपके टॉपिक्स अच्छे हैं, मैं पसंद करता हूँ। तो भाई, मेरा अपना स्टाइल है अपने विषय रखने का। हर एक का अपना एक स्टाइल होता है। आप एक इसके वीडियो के नीचे ऑप्शन होता है स्पीड बढ़ाने का, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए। और जो आपने सुझाव दिया है इस पे मैं भी गौर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड वाकई इतनी है कि आपका पैसा ज़्यादा ही खर्च हो रहा है, तब मैं कोशिश करूंगा कि आपका पैसा थोड़ा कम खर्च हो। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी जुड़ने के लिए। थैंक थैंक यू यू सो सर। मच। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार।